नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। इस शो में हम बीमा की हर पॉलिसी, उसके हर पहलू के बारे में चर्चा करते हैं ताकि आप समझदारी से फैसला ले सकें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूलिप के बारे में, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के बारे में। क्या ये वाकई बीमा और निवेश दोनों का बेस्ट कॉम्बो है या फिर ये सिर्फ एक दिखावटी फायदा है जिसमें ज्यादा खर्च और कम रिटर्न होता है? इस बारे में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो आज हम आपकी तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने जा रहे हैं। आज हम इस शो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार यूलिप कैसे काम करता है, यूलिप में लगने वाले कौन कौन से चार्जेस होते हैं, हम ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि यूलिप हो या फिर ईएलएसएस हो या फिर पीपीएफ हो, इनमें से कौन सा निवेश जो है वो आपके लिए सबसे सही साबित हो सकता है। साथ ही चर्चा इस बारे में कि लॉन्ग टर्म निवेश में यूलिप की भूमिका आखिरकार क्या है, और आखिर में हम ये भी आपको बताएंगे कि एक ही प्रोडक्ट से क्या सुरक्षा और संपत्ति दोनों चीजें संभव हो पाएंगी। तो शो में इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि सीमा जी का अनुभव कैसा रहा यूलिप में निवेश करके। सीमा गुप्ता लखनऊ की एक कामकाजी महिला हैं। 6 साल पहले उन्होंने एक बीमा एजेंट की सलाह पर यूलिप प्लान खरीदा। सोचा एक साथ बीमा और निवेश दोनों हो जाएंगे। हर साल प्रीमियम भी भरा, लेकिन जब लॉक इन पीरियड खत्म हुआ और रिटर्न आया तो समझ आया कि जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। सीमा को बाद में लगा कि अगर उन्होंने एक सादा टर्म प्लान लिया होता और एसआईपी में निवेश किया होता तो शायद बीमा भी सस्ता मिलता और निवेश भी पारदर्शी होता। तो अगर आपको भी यूलिप से जुड़े हुए कोई कंफ्यूजन है, आपको भी समझ नहीं आता कि क्या यूलिप आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है या नहीं है, निवेश करने का एक सही जरिया आपके लिए साबित हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आज के शो में हम आपकी तमाम कंफ्यूजन्स को दूर कर देंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको यूलिप के बारे में A to Z यानी कि तमाम जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी जी, जो कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर गहरी पकड़ रखते हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि यूलिप आपके लिए सही है या फिर नहीं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो पंकज जी, यूलिप को समझना ना थोड़ा सा लोगों में मैंने देखा है कि मुश्किल हो जाता है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप आम भाषा में समझाइए कि यूलिप आखिरकार क्या है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। इन्वेस्टर्स को ना बहुत सारे क्या है कि उनको जानकारी के अभाव में वो ये समझ नहीं पाते कि उनको जो यूलिप है वो क्या प्रोडक्ट है। यूलिप बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और हम अपनी लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पे। अब इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। बेसिकली जैसे अगर आप कोई 2 लाख का प्रीमियम देते हैं तो उसमें आपका एक सम एश्योर्ड हो जाता है, ठीक है, यानी आपकी लाइफ का कवर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख देते हैं तो 20 लाख का आपका टर्म प्लान भी हो जाता है। और उसके बाद जो इसका जो प्रीमियम है वो डेट, इक्विटी या बैलेंस्ड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगते हैं। और जैसे म्यूचुअल फंड में होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी इसका जो प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका मतलब है जो आप प्रीमियम दे रहे हैं उसमें जो रिटर्न आएगा वो मार्केट पे डिपेंडेंट रहेगा। और मार्केट हमें मालूम है कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसमें आपको मार्केट में ग्रोथ में पार्टिसिपेशन का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक ये इस तरह का प्रोडक्ट है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब इसलिए है क्योंकि या तो उन्होंने सही यूलिप प्रोडक्ट नहीं लिया है, या फिर उनका चुनाव गलत था, ठीक है। अगर हम और इसके फ़ायदे की बात समझें, यूलिप का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है जो कई इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि अगर आप 2.5 लाख तक का प्रीमियम देते हैं, ठीक है, प्रति वर्ष, और आप उसको अंडर सेक्शन 1010D में ये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड भी बढ़िया होते हैं, बिल्कुल बढ़िया होते हैं, बट म्यूचुअल फंड में क्या है, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% देना पड़ता है। यूलिप में ये बजट 2021 में आया था कि अगर कोई भी निवेशक अगर 2.5 लाख तक का प्रीमियम देता है तो उसकी सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी। तो आज के तारीख में जो इंडिया में शायद एग्रीकल्चर इनकम के बाद कुछ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं जो टैक्स फ्री हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट।
तो अगर मतलब पंकज जी मैं सही समझी हूँ तो यूलिप जो है उसके ज़रिए हम सुरक्षा भी हासिल कर सकते हैं, लाइफ कवर मिल जाएगा और इसके अलावा संपत्ति यानी कि हमारा कॉर्पस भी बन जाएगा। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं? यस, दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर 2 लाख का अगर जो प्रीमियम आपने अगर दिया तो उसमें प्रीमियम का एक छोटा सा भाग आपकी मोर्टेलिटी चार्जेस में जाता है, जिसके कारण आपको लाइफ का कवर मिलता है। बाकी सारा पैसा आपका मार्केट में लगता है। अगर कोई समझदार इन्वेस्टर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो शायद 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो यूलिप में बहुत तरह की स्कीम्स होती हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड और बॉन्ड फंड, डेट फंड्स भी होते हैं। तो वो इन सब में लगाएगा तो वो एक ज़्यादा रिटर्न पा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर एक ऐसी क्यों धारणा बनी हुई है कि यूलिप का नाम सुनकर जो है वो निवेशक घबराने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी एक ऐसे माया जाल में फंस जाऊं जिससे मैं निकल ना पाऊं, ऐसी क्यों धारणा है? इसका जो अगर हम पहले इसको ढंग से समझें कि यूलिप का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में जानते हैं कि एक हम बड़ी चर्चा करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या है स्कीम का, उसी तरह हम यूलिप में भी कुछ चार्जेस होते हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो चार्ज होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अब ऐसी मार्केट में यूलिप्स हैं जिसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज 0 है, कुछ ऐसी भी हैं जिसमें 6 से 8% तक का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है। ठीक है। सेकंड चार्ज जो होता है वो उसे हम कहते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। ये डिपेंड करता है प्रीमियम के अमाउंट पे। मैक्सिमम ये 500 रुपये महीने हो सकता है या 30 रुपये से 500 रुपये महीने तक का होता है। तो यानी 1 से 1.5% का ये खर्चा होता है। जो तीसरा खर्चा है वो मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस क्योंकि इसमें इंश्योरेंस लिंक्ड है तो इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम का छोटा सा पार्ट डिपेंडिंग ऑन 1 to 2% डिपेंडिंग ऑन द एज वो आपका मोर्टेलिटी चार्ज होता है। ठीक है। ये चार्जेस, अब मान लीजिए कोई एक ऐसी यूलिप है जिसमें 6% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, 2% पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है और फिर मोर्टेलिटी चार्ज है। अगर 8% चार्जेस ही हो गए और हम अगर इक्विटी फंड में भी लगाएं लॉन्ग टर्म में, हमें मालूम है कि 12 से 15% रिटर्न आ सकता है। तो उस केस में अगर 8% खर्चे निकल गए तो आपका रिटर्न नहीं बनता। तो लोगों का ये लगता है कि 2% 6% बने। तो इसका मतलब है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है यूलिप लेते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे नहीं होने चाहिए। 0 प्रीमियम एलोकेशन वाली यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, लोगों का एक्सपीरियंस खराब इसलिए भी है, हम भूल जाते हैं कि जब हम मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या स्टॉक्स हो गया या यूलिप में इक्विटी फंड्स हो गए, आप उसको एक बार डाल के भूल नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको उनके एडवाइज़र ने इन्वेस्ट किया, हो सकता हो उनका उस वक्त मार्केट वॉलेटाइल रहा हो तो उन्होंने उनको डेट फंड में डाल दिया प्रीमियम। अब वो प्रीमियम डेट फंड में ही पड़ा है। अच्छा। अब मान लीजिए डेट फंड ने 6% रिटर्न दिया, चार्जेस भी 6% है, तो कोई रिटर्न ही नहीं आया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो लोगों को समझना चाहिए कि यूलिप या मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्ट करें तो उसको रेगुलरली मॉनिटर भी करें, कब हम इसको इक्विटी से डेट में जाएं या कब डेट से इक्विटी करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उठाया है, क्योंकि हमने भी देखा है कि अक्सर निवेशक जो है वो भूल जाते हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो ये तो हम अपने हर शो में कहते हैं कि जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें तो आपको ये ज़रूर करना है कि उसको थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जो है वो एक बार चेक करते रहिए कि वाकई जिस नज़रिए के साथ आपने निवेश किया था, जितना रिटर्न आपने सोचा था उतना आ रहा है, उसके आसपास भी अगर आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, जैसा कि अभी पंकज जी ने बताया कि कई बार जो होता है वो डेट में डाल के जो है भूल जाते हैं लोग और उसके बाद 6% का रिटर्न है, 6% के चार्जेस है, तो फिर तो आपके निवेश जो है उस पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन पंकज जी, मेरा एक सवाल और है। आपने बताया कि यूलिप के साथ जो है हमें सुरक्षा भी मिलती है, हमारी संपत्ति निर्माण भी हो जाती है। फिर हम दोनों रास्ते अलग क्यों ना लें और यूलिप को क्यों चुनें? क्योंकि अगर मैं वैसे टर्म इंश्योरेंस लेने जाऊंगी तो शायद मुझे वो थोड़ी सी सस्ती भी पड़ जाएगी, और अगर मैं निवेश करने जाती हूँ तो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन तो मेरे पास रहता ही है। फिर उसके बीच में यूलिप कहाँ पर फिट होता है, किस तरह के निवेशकों के लिए फिट होता है? देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने। अभी इसके कई कारण हैं। देखिए, पहले तो ये दोनों प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। यूलिप बिल्कुल सही है और आपके म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान लेना वो भी सही है। बट हम एक बात भूल जाते हैं, हमारे ना इन्वेस्टर्स की जो बिहेवियर है ये बड़ा वॉलेटाइल रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब
आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो मार्केट की मूवमेंट के कारण आप ना रिडम्पशन का बटन स्विचिंग कर देते हैं। जी। ठीक है, आपको लगता है कि वर्ल्ड वार होने वाली है, पैसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इजी लिक्विडिटी ये म्यूचुअल फंड क्या है, कभी कभी रिस्की भी है। ओके। ठीक है, यूरोप में क्योंकि मिनिमम 5 साल का लॉक इन रहता है, तो क्योंकि इसका मतलब है कि आपका जो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन है इसमें मेंटेन रहता है। मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर किसी निवेशक का एक लक्ष्य यह है कि अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, वो मतलब पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल 18 साल 20 साल के लिए, जी। तो यूलिप मुझे लगता है कि बेहतर रास्ता है। उसके 2 कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि वो ज़्यादातर जो निवेशक हैं यूलिप इंश्योरेंस प्लान या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को देखते नहीं है। किसी ने गोल्ड खरीदा तो कभी बेचा नहीं, किसी ने रियल स्टेट खरीदा तो कभी बेचा नहीं, और किसी ने इसी तरह अगर यूलिप भी लिए, अगर ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जिन्होंने 20 साल तक रखे, उनके बहुत सारी वेल्थ बनी। तो एक तो क्या है कि आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन अगर आपके गोल को मैच करता है तो यूलिप एक बेहतरीन रास्ता है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लोग निकल जाते हैं क्योंकि पैसे की ज़रूरत हुई, कार लेनी है, पैसे निकाल लेता हूँ, तो वो अपने गोल से भटक जाते हैं। ओके। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी निवेशक ने 2.5 लाख रुपए साल अगर 10 साल तक यूलिप में लगाए, तो और वो मान लीजिए 20 साल बाद उसका गोल पूरा करना है, रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना है, जी। तो अगर 2.5 लाख रुपए साल लगाते हैं तो 10 साल में 25 लाख रुपए इन्वेस्टर ने लगाए। बिल्कुल। 20 साल बाद अगर हम उसमें 15% का ग्रोथ देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप 2.236 करोड़, ठीक है, 2.36 करोड़ रुपए आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉर्पस आपको म्यूचुअल फंड में भी क्रिएट हो जाएगा, बट क्योंकि यूलिप में आपने 2.5 लाख लगाया है तो ये सारा जो गेन है वो सब टैक्स फ्री है। ओके। म्यूचुअल फंड में यही अगर 25 लाख के अगर हम 2.36 करोड़ बनते हैं तो 2.25 करोड़ माइनस करने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, ठीक है, उस पर आपको 12.5 टैक्स देना पड़ेगा। आपको मोर देन 20 लाख रुपीज़ आपको टैक्स देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो 15 साल 10 साल 20 साल का है, तो इसमें आप अपने डिसिप्लिन को कायम रखते हैं, आप पैसा जल्दी निकालते नहीं हैं, और आप एक टैक्स फ्री इनकम की आपको एक एडवांटेज मिलता है। मतलब अगर मैं मैच्योरिटी पे विड्रॉ कर रही हूँ तो 1010D के अंडर जो है वो सारा अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे पीपीएफ में जो है वो विड्रॉ करते होता है। यस। तो इसको मतलब हम कहीं ना कहीं कंपेयर पीपीएफ से भी कर सकते हैं। खैर, अगर मुझे निवेश करना है यूलिप में तो आप क्या सलाह देंगे? क्या एसआईपी के ज़रिए करना चाहिए या फिर हम जो है लमसम निवेश कर सकते हैं? क्या तरीका जो है वो किसके लिए बेहतर रहता है, कौन से निवेश? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी हम निवेशकों से बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को पैसे लगाने हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पैसे नंबर 1 कितने समय के लिए लगाने हैं, ठीक है, आपका गोल कितना दूर है, क्या गोल आपका 2 साल है, क्या गोल आपका हायर एजुकेशन बच्चे की है या बच्चे की मैरिज के लिए कर रहा हूँ, आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल है, रिटायरमेंट कॉर्पस है, तो हम निवेशकों को राय देते हैं कि कम से कम ये जो 2.5 लाख की बकेट है ये आप जरूर निवेश करें, क्योंकि इसमें आप अपने सारे टैक्स रिटर्न को टैक्स फ्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल कितना दूर है। ठीक है, क्योंकि यूलिप में मिनिमम 5 साल लॉक इन है। ओके, ठीक है, तो 5 साल का लॉक इन है, बस ये आपको ज़रूर जो है ध्यान रखना चाहिए। खैर, इस बीच में हमारे पास हमारे कुछ दर्शकों के जो है वो यूलिप से जुड़े हुए सवाल आए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो जयपुर से रीना ठाकुर का है। ये कह रही हैं कि मैंने 5 साल पहले यूलिप लिया था पर रिटर्न उतना अच्छा नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इनका 5 साल निवेश को हो चुके हैं जी। तो इसका मतलब है कि अगर इनके पॉलिसीज़ में कुछ चार्जेस भी होंगे तो वो एब्जॉर्ब हो चुके होंगे। ठीक है, मेरी राय इनको रहेगी कि ये पहले अपने यूलिप के पोर्टफोलियो को देखें कि क्या वो डेट फंड में इन्वेस्टेड हैं, क्या वो इक्विटी में है, और अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन आज भी अगर 5 साल या 10 साल है तो उनको अपने सलाहकार से एडवाइस लेके उसको इक्विटी फंड में स्विच करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इक्विटी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं।
ठीक है, तो आपको रिटर्न जो है वो अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन आपको पहले एक बार ज़रूर ये क्रॉस चेक करना होगा कि आपका यूलिप जो है वो किस में है, डेट में है या फिर इक्विटी में है। अगला सवाल जो है वो कानपुर से विवेक शर्मा का है। ये कह रहे हैं कि क्या यूलिप बच्चों की हायर एजुकेशन प्लानिंग के लिए सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था, छोटा इन द सेंस जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हमारे परिवार में एक ठीक है रिलेटिव्स के घर एक बेबी हुआ और मैंने सुना कि सब लोग खुशी बांट रहे थे, तो दादाजी का एक वो आया कि भैया बच्चा पैदा हुआ है तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर आज भी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाए, LIC ले ली जाए। बिल्कुल, मैं तो यही कहने लगी थी। तो हम भी इस बात को मानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन बेसिकली 15-18 साल आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यूलिप से बेटर प्रोडक्ट नहीं है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न, जैसे मैंने बताया, कि पैसा निकालता नहीं है आदमी। उसको लगता है कि मेरे गोल से जुड़ गया, मैंने ये बच्चे के लिए लिया है, तो वो चाहे कोरोना भी आएगा, मार्केट गिरेगा, तो पैसा नहीं निकालेगा। ठीक है, जनरली वो और इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ देता है। कभी FD के इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो FD टूट जाती है, कभी मार्केट बढ़ गया तो लोग निकाल लेते हैं, कभी मार्केट गिर गया तो लोग पैसे निकाल लेते हैं। और यूलिप, रियल स्टेट, इस तरह के एसेट्स हैं जहां आदमी बोलता है कि नहीं ठीक है पड़े रहने दो, इसमें पैसे बनेंगे। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि लोग इसमें से पैसा निकालते नहीं हैं। अगर मैं बात करूं, PPF भी है जिसमें 15 साल का जो है हमारा लॉक इन रहता है, उसमें से भी लोग पैसे नहीं निकालते हैं। और PPF जो है वो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि वो सरकारी स्कीम है। तो PPF क्यों नहीं, क्यों यूलिप? नहीं, देखिए PPF अच्छी बात है, बट PPF में जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो लिक्विडिटी का, कि अगर मान लीजिए 15 साल बाद आपको हायर एजुकेशन या आपके लाइफ के गोल के लिए चाहिए तो आप बहुत सारा पैसा नहीं निकाल सकते, उसमें लिमिटेशन है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो PPF किस लोगों को उन लोगों को लेना चाहिए जो चाहते हैं कि मेरा कुछ पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट डेट रहे। तो वो बैंक FD ना करके PPF ले लें। ठीक है, 1.5 लाख रुपए साल का आप सोचो बैंक की FD कर रहे हैं, जिसमें आपको 7.1 वॉट एवर द गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग द इंटरेस्ट, वो आपको टैक्स फ्री मिल रहा है। और आपका क्या है कि किटी हो गई जी। तो ऐसे लोग जो FD करते हैं या डेट में पैसा रखना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली PPF में जाना चाहिए, छोटा पोर्शन, क्योंकि उसमें भी लिमिट है, 1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा लगा नहीं सकते। ठीक है, तो PPF बढ़िया है, बट उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आपको रखना है तो थोड़ा सा एक्सपोजर आप रख सकते हैं। अगला सवाल जो है वो मेरठ से प्रिया शर्मा का आया हुआ है। ये कह रही हैं कि मेरे यूलिप प्लान में 6 साल में अब तक जो है 7% का रिटर्न आया है, तो क्या ये ठीक है या फिर मुझे स्विच कर लेना चाहिए? अभी शायद इन्होंने पूरी बात बताई नहीं है, इनका गोल कितना लंबा है, बट मेरे हिसाब से इनको स्विच कर लेना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि इनका पैसा अभी किन स्कीमों में लगा हुआ है, और अगर सिंपल सी बात है कि अगर इनका इन्वेस्टमेंट का होराइजन में भी अगले 10 साल है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि कुछ एग्रेसिव स्कीम में एक्सपोजर बढ़ाएं। एग्रेसिव स्कीम का मतलब है जैसे म्यूचुअल फंड में भी एग्रेसिव स्कीम होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, ठीक है, फ्लेक्सी कैप, वैसे यूलिप में भी सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं एकदम। तो अगर उनका 10 साल का होराइजन है तो वो जो उनके जो लॉस्ट ग्राउंड है, इट कैन बी कैप्चर्ड बाई टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क इन टर्म्स ऑफ हाई रिस्क स्कीम। ठीक है, तो आपको जो है वो आपको स्विच तो कर ही लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका और ज़्यादा लंबे समय के लिए गोल है तो फिर आप थोड़ी अग्रेसिव स्कीम्स में जो है प्रिया जी जा सकती हैं। खैर, पंकज जी के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है ना वो हमें कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे यूलिप के बारे में, हमने बात की PPF के बारे में, इसके अलावा ELSS यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो इनमें आखिरकार कहाँ पर जो है अंतर आ जाता है, ये हमें अभिषेक बताएंगे। थैंक यू पल्लवी। ELSS, PPF और यूलिप प्लान तीनों ही निवेश के बहुत अच्छे विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनमें निवेश किसमें करना चाहिए, कौन से बेहतर हैं, तो एक तरह से उनमें तीनों में हम डिफ्रेशिएट करके आपको उसके की डिफरेंसेस बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली बात करते हैं यूलिप की लॉक इन पीरियड की। अगर बात करें तो फिर यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि उससे पहले आप विड्रॉ इसको नहीं कर सकते हैं, इसके अमाउंट को। ELSS की अगर बात करें तो फिर 3 साल से पहले इसको भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वहीं PPF की अगर बात करें तो 15 साल से पहले आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि
गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप 7 साल बाद इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, हालांकि वो कुछ कंडीशंस के ऊपर होता है। वहीं अगर टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो यूरोप में सेक्शन 80C इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का सालाना जो निवेश होता है उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। वहीं सेक्शन 10TD के तहत भी आप जो मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो भी एक तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट इसमें रहता है। एलएसएस की अगर बात करें तो फिर इसमें भी इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स जो एग्जेम्पशन होता है 1.5 लाख रुपए तक का वो एग्जेम्प्ट इसमें रहता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 12.5% का इसमें लगता है। पीपीएफ की अगर बात करें तो फिर ये एग्जेम्प्ट है, यानी कि इसमें एक तरह से कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, ये भी पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। रिस्क लेवल की बात करें तो फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहीं ईएलएसएस में थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क होता है। वहीं पीपीएफ की अगर बात करें तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है क्योंकि ये एक तरह से गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है। वहीं रिटर्न की अगर बात करें तो फिर यूरोप में मार्केट लिंक्ड होता है, तो फिर इसमें थोड़ा सा जो जैसे कि हम लोगों ने बताया कि रिस्क लेवल जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मार्केट लिंक्ड होने की वजह से इसके रेट्स जो हैं जो आपका रिटर्न है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। वहीं ईएलएसएस की भी सेम फीचर है, ये भी मार्केट लिंक्ड होता है, तो फिर इसमें भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। वहीं पीपीएफ की अगर रिटर्न की बात करें तो फिर ये फिक्स होता है, 7.1% का इसमें सालाना फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता है। चार्जेस की अगर बात करें तो यूरोप में कई सारे एक तरह से चार्जेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं ईएलएसएस में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो आपको देना होता है, वहीं पीपीएफ में कोई भी चार्ज आपको इसमें नहीं देना होता है। तो ये एक तरह से की डिफरेंस है आपके यूलिप, ईएलएसएस और पीपीएफ के बीच में। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए निवेश का सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। ओवर टू यू पल्लवी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने बड़े अच्छे से जो है हमें ये समझा दिया है कि आखिरकार इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। चलिए वापस लौटते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, ईएलएसएस हो गया, पीपीएफ हो गया, ये इनको अगर मैं कंपेयर करती हूँ ओवरऑल यूलिप में, तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टूल है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर तीनों बकेट बहुत ही बढ़िया हैं, बट जैसे ईएलएसएस में अभी लोगों का जो चार्म है कम हो गया है। उसका मेन रीज़न है कि जो न्यू टैक्स रिजीम आई है उसमें क्या है, कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है। तो जो 80C के लिए हम जितने भी निवेशकों से मिलते हैं, मिडिल क्लास इन्वेस्टर से मिलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को नई रिजीम में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब है कि जो ईएलएसएस में जो मेन ऑब्जेक्टिव था टैक्स सेविंग का, वो कई इन्वेस्टर्स के लिए शायद नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो हो सकता हो ईएलएसएस से बेटर आपको फिर यूलिप में जाएं। ठीक है, यूलिप में आपके पास जैसे मैंने बताया 2.5 लाख तक का अगर जो यूनियन बजट 2021 में आया था उसमें उन्होंने बताया था कि बजट में कि 2.5 लाख तक का प्रीमियम अगर आप देते हैं तो सारा रिटर्न टैक्स फ्री है। तो अगर आप ईएलएसएस में भी लगाते हैं तो उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म 12.5 देना पड़ेगा। यूलिप में भी मिनिमम लॉक इन 5 साल है और यहाँ पर लेकिन आपका रिटर्न टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन 80C की अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम में, तो यूरोप में भी जो है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आपको लग रहा है मेच्योरिटी जो है वहाँ पे टैक्स फ्री यूलिप में 2.5 लाख तक का अगर प्रीमियम देते हैं तो मेच्योरिटी टैक्स फ्री है, जबकि ईएलएसएस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। तो एक ये छोटा सा डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या हैं कि जैसे आपने एक भी पीपीएफ की बात कही थी, तो मेरा ये मानना है हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास एक्सेस नहीं है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का। उनको डेफिनेटली उनको पीपीएफ और यूलिप जैसे प्रोडक्ट देखने चाहिए, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर अपने आप ही ठीक है इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करता है। तो यूलिप आप किसके लिए सलाह देते हैं, किस तरह के निवेशकों के लिए जो है यूलिप बेस्ट है? जो बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा बहुत रिस्क चल जाएगा, या बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, कौन से कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है? देखिए, इसमें आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। मेरे हिसाब से ये हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। आज के तारीख में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यूलिप में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। तो वो कहते हैं कि उनका ये मानना है यूलिप में 2021 में जैसे मैंने बताया था कि बजट में आया था कि 2.5 लाख से या उससे कम प्रीमियम है तो आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है जी। पर अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है एक बड़ा इन्वेस्टर जो यूलिप में आता है 10 लाख रुपए प्रीमियम देता है हर साल, और वो कहता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ माई डेट पोर्टफोलियो। 5 साल बाद उसको डेट फंड में ही इन्वेस्टेड रहेगा
और 5 साल बाद उसको 12.5 लॉन्ग टर्म ही देना है। ये जो 12.5 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट डेट फंड से, म्यूचुअल फंड से हटा दिया गया है इस लेटेस्ट बजट में। जी। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए भी यूलिप है, डेफिनेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए भी है, क्योंकि इसमें पैसा आप इक्विटी फंड में भी एक्सपोज कर सकते हैं और हायर रिटर्न का पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा, उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये बढ़िया है जिनका गोल लॉन्ग टर्म है। ओके। ठीक है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग अगर करना है तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है। और जितने भी हमारे तमाम दर्शक आज हमारा शो देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि मिनिमम कितना होल्ड करना चाहिए? 5 साल का तो लॉक इन हो गया, लेकिन इफ़ दे वांट कि अच्छा रिटर्न आ जाए तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कितना होल्ड यूलिप्स को करना चाहिए? हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट की साइकिल की अगर हम देखें, बात करें और एनालाइज करें, तो इक्विटी मार्केट की साइकिल को देखते हुए वो हर 4 साल 5 साल में ना चेंज होती है। ठीक है, चेंज होने का मतलब है एक फेज़ आता है कि मार्केट स्टैग्नेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टर का होराइजन अगर 10 साल मिनिमम हो तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, तो 15 साल, हाँ, 10 साल 15 साल का जो है मिनिमम आपको होराइजन जो है रखना होगा। अगर आप यूलिप में निवेश कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन पंकज जी, अगर आप यूलिप में निवेश कर रहे हैं तो आप किस स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं? आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या रहती है? मेरी सबसे पर्सनल स्ट्रैटेजी ये रहती है कि यूलिप में एक बहुत ख़ास फीचर है जो हमें और इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है, वो है स्विचिंग फैसिलिटी। आप मार्केट के रुख के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डेट से इक्विटी, इक्विटी से डेट शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ये काम आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, ये काम आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। पर स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में जब हम शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, रिडीम करते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स की लायबिलिटी आती है। जी। जब हम यूलिप में इक्विटी फंड से डेट फंड और डेट फंड से इक्विटी में जाते हैं तो उसमें कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आता है। Okay. तो मुझे लगता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां मैं मार्केट के डायनेमिक्स के हिसाब से अपना इक्विटी का एसेट एलोकेशन चेंज कर सकता हूं। पर मेरा एक सवाल है कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैं स्विच कर सकता हूँ, क्या ये 5 साल के लॉक इन पीरियड के दौरान भी स्विचिंग हो सकती है? ये आप कभी भी कर सकते हैं। पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान आप इक्विटी से शिफ्ट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर जब लोकसभा का इलेक्शन आया, डिक्लेयर होना था, उस समय बड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। लोग ये कह रहे थे कि हो सकता हो ऐसा हो तो मार्केट बहुत ऊपर होगा, हो सकता हो रिजल्ट अगर ऐसा हो तो हो सकता है मार्केट नीचे होगा। मैंने क्या करा, अपना 50% यूलिप का एक्सपोजर मैंने लिक्विड फंड में शिफ्ट कर दिया एक दिन पहले ही। ओके। और अगले दिन जब देखा तो जो रिजल्ट आया उसके कारण थोड़ा डिसैटिस्फैक्शन के कारण मार्केट काफ़ी नीचे गया था। उस दिन मैंने लिक्विड से फिर इक्विटी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट 2 दिन में नॉर्मल हो गई। तो हम अपना, अगर कोई आपका अच्छा एडवाइज़र है या आपको अच्छी नॉलेज है मार्केट की, तो आप उसमें एसेट एलोकेशन भी ट्विक कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्वीट करने की बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है आपको यूलिप में मिलती है। लेकिन आपको साथ ही यहाँ पर बताया गया है बिल्कुल क्लियर कि अगर आपके पास कोई एक अच्छा एडवाइज़र है या आपके पास इतना वक्त है, आप पूरी अच्छे से समझ रखते हैं, तभी आप इस तरफ जाइएगा। खैर, हमारे पास कुछ और भी सवाल आ गए हमारे दर्शकों के, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीरा पठान का अगला सवाल है पुणे से। ये कह रही है कि मेरे पास PPF ELSS दोनों है, क्या फिर भी यूलिप लेना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है उनके पोर्टफोलियो के पोजीशंस पे कि उनका पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रक्चर्ड है। ELSS और PPF दोनों बढ़िया हैं। अगर उनका अभी भी कोई ऐसा गोल है जो लॉन्ग टर्म हो सकता है तो वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि PPF में उन्हें टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें भी एक छोटा सा पोर्शन लगा के अगर लॉन्ग टर्म गोल है अगर, तो एक टैक्स फ्री रिटर्न जनरेट करने का एक अच्छा प्रावधान है। ठीक है, तो एक टैक्स फ्री रिटर्न जनरेट करने का एक अच्छा तरीका जो है वो आपको मिल सकता है यूलिप के तौर पर। तो अगला सवाल जो है वो भोपाल से आकाश वर्मा का है। चूंकि अभी हम स्विच की बात कर रहे थे तो उसी से जुड़ा हुआ इनका भी सवाल है। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर यूलिप में ये इक्विटी से डेट में स्विच करते हैं तो क्या किसी तरह का इन्हें नुकसान होगा या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले स्विच करने से पहले इन्वेस्टर को समझना चाहिए क्या उसके यूलिप प्लान में स्विच के चार्जेस तो नहीं है, और अगर चार्जेस हैं
तो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपने स्विच भी करा तो फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कुछ यूलिप प्लान ऐसे हैं जो 4 से 6 ट्रांजैक्शन इन ए ईयर फ्री करते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसमें ऐसे यूलिप के प्लान हैं जो कहते हैं अनलिमिटेड स्विच अलाउड, तो आप कितना भी स्विच करें वो आपके कोई उसमें इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में आप जब इक्विटी से डेट जाते हैं तो आपको इक्विटी से जब पैसा निकलता है तो T+2 डेज में निकलता है जी। और फिर डेट में इन्वेस्ट होता है। और उसी तरह जब हम डेट से इक्विटी में जाते हैं तो T+1 में होता है। यूलिप ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां आप डिफरेंट एसेट क्लास में स्विच करते हैं, डेट टू इक्विटी या इक्विटी टू डेट, तो उसमें सेम डे इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है। तो इसलिए कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल स्विच करें। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप स्विच किस लिए कर रहे हैं, कैपिटल प्रिजर्व कर रहे हैं या रिस्क को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, हम अपने हमेशा शो में जो है सबको यही सलाह देते हैं, तमाम दर्शकों को, कि जब भी आप कोई निवेश कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस भी ले रहे हैं या अगर यूलिप का प्लान भी ले रहे हैं, तो एक बार ज़रूर उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़िएगा, तमाम उसके नियम शर्तें जो है अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर आप स्विच करना भी चाह रहे हैं तो आपको ये ना हो कि ये झटका लग जाए कि अरे इसमें तो चार्जेस इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। अगला सवाल जो है वो कानपुर से निखिल मिश्रा का है। ये कह रहे हैं कि क्या 5 साल का लॉक इन पूरा होते ही यूलिप से निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए, ये 2-3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 कि जब 5 साल आपके पूरे हुए तो क्या मार्केट की जो सिचुएशन कैसी है, ठीक है, क्या मार्केट मतलब नीचे तो नहीं है, ठीक है, करेक्शन मोड पे तो नहीं है। और दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपका गोल अब पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका गोल दूर है और आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट में और आगे पैसा बनेगा, तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना चाहिए, निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि पैसा आपका बन रहा है तो आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जो है आप रुक सकते हैं और एक बार अच्छे से उसको देख सकते हैं, परख सकते हैं। खैर, आखिर में मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, हमारे जितने भी दर्शक आज हमारा शो देख रहे हैं, यूलिप के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स उनके दूर हो गए हैं, लेकिन जाते जाते आप ऐसी कौन सी 3 बातें जो हैं वो यूलिप के बारे में हमें बताना चाहेंगे, ताकि अगर कोई नया निवेशक भी है और वो निवेश करना अगर आज चाह रहा है तो वो उन चीज़ों का ख्याल रखे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस जो ख़राब होता है वो इसीलिए होता है कि वो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो यूलिप लेने से पहले सबसे पहले जो इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होराइज़न होना चाहिए। उसका होराइज़न अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल नहीं है तो उसको नहीं लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको ये देखना चाहिए कि उसके यूलिप के प्लान में कितने चार्जेस हैं। ओके। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहला चार्ज प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कितना है, दूसरा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कितना है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर चार्जेस जो कम होंगे तो रिटर्न ज़्यादा बनेगा। और जो सबसे तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने बताई कि आपके जो फंड का यूलिप का जो एक्सपोजर है उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, किन फंडों में लगा हुआ है, उन फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आपको स्विच करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। तो नंबर 1 लॉन्ग टर्म होराइजन, नंबर 2 चार्जेस वॉच करिए, और नंबर 3 कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें जो है वो आपको पंकज जी ने बताई हैं। पहला, आपका होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। दूसरा, आपका कि आपको चार्जेस जो भी इन्वॉल्व है ना वो ज़रूर चेक करने हैं कि भाई कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और तीसरा, आपको मॉनिटर जो है वो ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना पैसा निवेश किया और छोड़ दिया। तो पंकज जी, अब मैं बिल्कुल एकदम क्रिस्प बात करूँगी। तो अब हम ये मान लें कि जो यूलिप बहुत समय पहले तक बदनाम रहा था, अब वो कुछ हद तक सुधर चुका है। बहुत ही सुधर चुका है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। पहले क्या था, ट्रांसपेरेंसी कम थी और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेस्टर्स नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ IRDA's स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। और अब हर इंश्योरेंस कंपनी
अपने इस प्रोडक्ट पे खास फोकस रखती है और उसको कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करती है, तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई है। तो आज से 15 साल 20 साल पहले का जो यूलिप स्ट्रक्चर होता था और आज में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर यूलिप के अंदर जो चीज़ें पहले थी उनको ओवरकम करके उन सारी ख़राब बातों को जो है अब वो हटा दिया गया है और अब निवेशकों के हित के बारे में सोचा जा रहा है। तो खैर आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे दर्शकों को ये समझा दिया है कि कैसे यूलिप जो पिछले इतने सालों में बदनाम था अब वो कैसे जो है वो सुधार के राह पर चल रहा है। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे मन में जितनी यूलिप से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ भी थी ना उनको काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को जो है आज पूरा समझ आ गया होगा कि आखिरकार यूलिप क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने कि यूलिप जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बीमा और निवेश का कॉम्बिनेशन आपको देता है, लेकिन हर कॉम्बो आपके लिए फ़ायदेमंद हो ये ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि जब भी आप निवेश करने जा रहे हैं तो आप अपने निवेश सलाहकार की मदद ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपकी निवेश की ज़रूरतों को, आपके लक्ष्यों को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको एक बेहतर सलाह दे पाएंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं पैसा अभी नहीं निकालूंगा, लंबे समय तक जो है वो मैं निवेश बनाकर रखूंगा, तो यूलिप आपके लिए हो सकता है, लेकिन उसमें लगने वाले चार्जेस का आपको ख्याल रखना होगा। और जैसा कि पंकज जी ने आपको बताया कि उसको जो है आपको रेगुलरली जो है मॉनिटर करके भी देखना होगा। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हमारा मकसद बस इतना था कि हम आपको यूलिप के बारे में A to Z पूरी जानकारी देना चाहते थे, ताकि आप निवेश करने से पहले ये अच्छे से समझ जाएं कि क्या वाकई यूलिप जो है वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो बीमा हो तो ऐसा में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर लौटेंगे आपके लिए एक और नए मुद्दे को लेकर एक नई चर्चा के साथ।